अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। टैक्स कलेक्शन हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जिन पर जितना टैक्स बनता है वो उतना अदा नहीं करते, और जो टैक्स देते भी हैं शायद जितना उन पर टैक्स उनको देना चाहिए उतना नहीं देते, क्योंकि बहुत से ऐसे चोर दरवाजे भी हैं और जो कवानीन में शायद कहीं खामियां हैं उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। और एक जो बहुत बड़ी टैक्स इवेजन भी आप कह लें कि जो ख़ास करके जो हमारे यहाँ जो अमीर तरीन तबका है उनके पाकिस्तान के अंदर तो असासे हैं ही हैं, वो पाकिस्तान से बाहर भी असासे रखते हैं और जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर कवानीन है उनका फ़ायदा उठाते हुए पूरा टैक्स अदा नहीं करते। लेकिन अब FBR ने कम अज़ कम कवानीन में ऐसी तरमीम की हैं जिसमें जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और जिनके ऑफशोर एसेट्स हैं और वहां से उनको जो इनकम हो रही है उनके ऊपर भी अब बाकायदा तौर पर टैक्स लगा दिया गया। ये स्टेप क्यों लिया गया है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऊपर? जाहिर है कि इसके ऊपर एक ओपिनियन डिवाइडेड है। सबसे पहले तो बात जाहिर है कि पाकिस्तान एक आप कह लेना कि एक दो धारी तलवार भी है कि एक तो हम सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहते हैं, बाहर से भी लोग आएँ जो पाकिस्तान के सरमायाकार हैं वो भी यहाँ पे सरमायाकारी करें, लेकिन ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि वो अगर मुनाफा कमाते हैं तो वो टैक्स भी दें। तो अब ये जो स्टेप लिया है FBR ने कि टैक्स कर दिया है उन पाकिस्तानियों की इनकम को जिनके ऑफशोर एसेट्स हैं और वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं, ये क्यों स्टेप लिया गया और पहले इसके हवाले से क्या कानून था? अच्छा, ये एक बड़ा हिस्टोरिकल जो स्टेप है ये FBR ने लिया है। कानून तो ये बन गया था 2018 में। इसको बोलते हैं कंट्रोल फॉरेन कंपनीज के रिलेटेड टैक्सेशन से एक है सेक्शन 109A FBR के कानून के अंदर जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है। लेकिन कानून से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दें। जो टॉपिक है थोड़ा सा ये पेचीदा है, तो हम कोशिश करेंगे इसको आसान अल्फाज में इस पर बात कर सकें, और टेक्निकल भी है, इसलिए आज हम दो टैक्स एक्सपर्ट्स को जिसमें फॉर्मर चेयरमैन FBR भी हैं उनको हम लेंगे ताकि उनसे भी समझ सकें कि ये इशू है क्या। कामरान, आपको याद है कि आज से तकरीबन 30 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त थे नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने एक कानून लेके आए थे जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, PERA, पीरा उसको बोलते हैं। और इस कानून से पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट का रजीम था और फॉरेन एक्सचेंज रजीम था, इसको बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया। इस कानून के ज़रिए आप जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल सकते थे, उसके अंदर पाकिस्तान से ही डॉलर्स खरीद कर उस अकाउंट में रख सकते थे, और वो जो डॉलर्स पाकिस्तान से खरीदे गए थे वो मुल्क से बाहर लेके जा सकते थे। वो डॉलर्स उनकी अपनी अर्निंग्स भी हो सकती थी, वो मार्केट से परचेज करके भी उस अकाउंट के अंदर डाल सकते थे। इस कानून का अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया गया पाकिस्तानी सरमायाकारों की तरफ से। ख़ास तौर पर अगर आप देखें जो मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर जो केसेस गए पॉलिटिकल फैमिलीज़ के भी, उसके अंदर भी आपको रेफरेंस मिलता है 1992 के कानून का। और इवन के जो हम पॉलिटिकल फैमिली थी जो बाद में ये पनामा केस भी सामने आया, पनामा लीक्स के ज़रिए, उसमें भी आपको 1992 के कानून के जो फ़वायद हैं लोगों ने गैर कानूनी तरीके से, बल्कि उसका मिस यूज़ ज़्यादा किया गया, वो उठाए। तो हुआ ये कि इसके बाद फिर 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे जो वो मुंजमद हो गए, तो जो सरमायाकार थे वो और ज़्यादा पैनिक हो गए। दो तरीके थे, एक तो जो वाकई पाकिस्तान से या तो टैक्स अवेड करना चाह रहे थे या मनी लॉन्डर करना चाह रहे थे, उन्होंने 1992 का कानून उठाया। फिर एक दूसरी क्लास वो थी जो कि जिसने समझा कि वो पाकिस्तान में उनका सरमाया महफूज नहीं है, तो उन्होंने इस कानून का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान से बाहर पैसा मुंतकिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्लान बी रखा, जाहिर है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि अनसर्टेनिटी थी। आपने 1992 का हवाला दिया। देखिए पाकिस्तान में तो ये भी तारीख रही है ना, जब जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में आपने नेशनलाइज कर लिया आपने सारी इंडस्ट्री को, तो वो भी एक फैक्टर है। ये दो बड़े ब्लंडर्स इनको हिस्टोरिकली पाकिस्तान की तारीख में कह जाते हैं, वो जो नेशनलाइजेशन और फिर 1998 में जो फॉरेन करेंसी के जो अकाउंट्स थे वो मुंजमद हुए। लेकिन कामरान, हुआ फिर ये कि जो पाकिस्तानी पैसा बाहर लेके गए, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए, उन्होंने पैसिव कंपनीज बनाई, और यहाँ से भी पैसा बाहर गया, और फिर वही पैसा बाहर यहाँ से मिस्टर A का पैसा था पाकिस्तानी, किसी भी आप नाम ले लें, बाहर जाके उसने मिस्टर जॉनसन के नाम पे कोई कंपनी बना ली, उसको वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बना के पाकिस्तान वो वापस लाए। उसको उनको फायदा ये हुआ, एक तो FDI के लिए आपने इतनी गारंटीज दी हुई हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गारंटीज है, हुकूमत पाकिस्तान की गारंटीज हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी है वो प्रोटेक्टेड है, और उसके ऊपर जो मुनाफा है वो भी मुल्क से बाहर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसको फायदा उठाया पाकिस्तानी सरमायाकारों ने।
2017 में ही जो कंपनीज एक्ट आया था उसके अंदर इन्होंने एक बेनिफिशियल ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कानून के अंदर कि हर वो पाकिस्तानी जिसकी मुल्क से बाहर कोई उसके हिस्से हैं किसी कंपनी में वो डिक्लेयर करेगा। तो SECP का जो मेरे ज़रा के मुताबिक रिकॉर्ड है उसमें तकरीबन अभी तक पाकिस्तान की 39 जो अमीर तरीन ख़ानदान हैं उनके तकरीबन 387-390 अफराद ने डिक्लेयर किया हुआ है SECP के पास कि उनकी गैर मुल्की कंपनियां हैं। अच्छा, ये तो हो गया बैकग्राउंड, समझ आ गई कि जी ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तानियों का पैसा यहाँ पर कता कलामी होती है। देखें, गैर मुल्की कंपनियां रखना कोई गैर कानूनी तो नहीं है। देखें, मेरे और आपके पास भी अगर हम एक बिजनेसमैन हो, आपका जब बिजनेस बढ़ता है आप एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और फिर जब आप एक्सपैंड होता है तो इवन आप दूसरे मुल्कों में भी लेकर के जाते हैं जितना आपका बड़ा बिजनेस होगा। तो इसमें कबात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इसमें कबात कोई नहीं है। इसमें इसको इस तरह की स्कीमों को दो तरीके ना, एक तो टैक्स एवेजन हो रही है पाकिस्तान से, एक तो वो चीज़ है। दूसरा टैक्स अवॉइडेंस है कि कवानीन के अंदर जो मुख्तलिफ लूप होल्स जानबूझ के छोड़ दिए जाते हैं उसका फ़ायदा उठा के फिर ये सरमाएदार लोगों को टैक्स बचाते हैं। तो इस केस पे भी जिसका भी हम जिक्र करने जा रहे हैं, चूंकि इनकी प्रोटेक्शन होती है टैक्स पेयर के, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। अब FBR ने एक ऑर्डर पास किया है इस कंपनी के अगेंस्ट, उस शख्स के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से हम इस केस को रिपोर्ट करें विदाउट टेकिंग द नेम्स। ये कामरान हुआ ये कि 10 फरवरी को जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के जोन FBR के बने हुए हैं, जो गैर मुल्की जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को मिल रही है पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के हवाले से, उसको डील करते हैं। उन्होंने 2 ऑर्डर्स पास किए हैं। एक पाकिस्तान के एक अमीर तरीन शख्स है, उन्होंने एमनेस्टी से भी गालबन फ़ायदा लिया था 2018 या 2019 वाली का, शायद 2018 वाली एमनेस्टी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। उनकी एक पाकिस्तान में कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी ने मुनाफा कमाया, उसके ऊपर उन्होंने 15% डिविडेंड पे किया, और जो 15% डिविडेंड पे करने के बाद उन्होंने जो एक होल्डिंग कंपनी थी अपनी ही उसी शख्स की, उसमें वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब जो 2018 का कानून है CFC का, कंट्रोल फॉरेन कंपनी का, उसका मैं बताती हूँ वो कंपनी होती क्या है। उसके तहत उन्होंने वो फॉरेन इनकम जो थी अपने गोशवारे में डिक्लेयर की, और डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर ली। अब किया ये FBR ने जो ऑर्डर इन्होंने पास किया है, उसमें उनके जो टैक्स पेयर हैं उनके साल 2018-19 और 19-20 की जो उन्होंने मिला के तकरीबन 1.8 अरब रुपए की गैर मुल्की आमदन को उन्होंने टैक्स एग्जम्प्ट क्लेम किया था। उसके ऊपर FBR ने 15% के हिसाब से डिविडेंड टैक्स एक और उन्होंने इम्पोज किया, और अब टैक्स पेयर के ऊपर उन्हें तकरीबन ये कोई बनता है 29 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स लगाया है इस कंपनी के। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी अहमियत ये है कि कंट्रोल फॉरेन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में 2018 में लाया गया, जिसका मकसद ये था कि जो वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और कोई गैर मुल्की कंपनी उन्होंने किसी टैक्स हेवन में, जैसे इस केस में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में BVI में उन्होंने रजिस्टर करवाई, और उस केस में इस तरह की कंपनीज को, ताकि लोग टैक्स बचा ना सकें, उनको टैक्स किया जाए। इस केस में उन्होंने FBR ने 18-19 की जो आमदन थी उन्होंने क्लेम की थी तकरीबन 1 अरब 16 करोड़ रुपया की ये टैक्स एग्जाम्प्ट है फॉरेन इनकम। उसको FBR के ख्याल में ये टैक्स एग्जाम्प्ट नहीं थी, उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन 17 करोड़ और 45 लाख रुपए का टैक्स लगाया FBR ने अब इम्पोज किया है। और इसी कंपनी के केस में, इसी शख्स के केस में जो 19-20 का उन्होंने गोशवारा जमा करवाया था, उसके अंदर भी उन्होंने 752 मिलियन की उन्होंने जो फॉरेन इनकम थी टैक्स एग्जाम्प्ट क्लेम की थी। FBR के ख्याल में ये इनकम एग्जाम्प्ट नहीं बनती, और उसके ऊपर उन्होंने जो कैलकुलेशन 15% के हिसाब से उन्होंने तकरीबन 12 करोड़ रुपया टैक्स उन्होंने आयद किया है। जो टैक्स पेयर है उसके पास कानून के तहत ये इख्तियार है कि इसको इस फैसले के खिलाफ जो कमिश्नर अपील है वहां पे भी चैलेंज कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं। वो एक अपना लॉ का एक प्रोसेस है, वो फॉलो होगा। लेकिन ये फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी के केस में FBR ने एक पहला इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। इसका फायदा एक ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो जो अफराद, हम इस केस की बात नहीं करें, इन जनरल वो अफराद जो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम की जो खामियां है उसको एक्सप्लॉइट करके मुल्क से बाहर पैसा लेके जाते हैं, फिर उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बना के वापस लेके आते हैं, और फिर जो हुकूमती गारंटीज और स्टेट बैंक की गारंटीज के तहत उनको एज ए डिविडेंड के तौर पर बाहर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इस माली साल के पहले 6 माह थे, तकरीबन $891 मिलियन के जो डिविडेंड हैं वो रिपैट्रिएट किए गए हैं पाकिस्तान से। और FBR का ये मानना है कि इसमें कम से कम या अराउंड 50% जो है वो पाकिस्तानी ही हैं, जिनकी वो उसको उनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई है, और उसको वो चूंकि वो उन्होंने FDI डिक्लेयर की हो तो उसके ऊपर वो डिविडेंड वापस लेके जा रहे हैं। कामरान, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कंट्रोल फॉरेन कंपनी है क्या? थोड़ा सा पेचीदा ये है, लेकिन इसकी मोटी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, ये ऐसी कंपनी, ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में है, चले आप ये कंपनी बना देते हैं, आप पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन आपके पास एक ऑफशोर कंपनी है, और वो जो ऑफशोर कंपनी है वो आप
उसकी मेजॉरिटी आप कंट्रोल करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो कहलाती है CFC। और इसके अंदर आपके जो शेयर्स हैं वो मोर देन हाफ होने चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा है, उसका जो टैक्स पेड है उसकी भी थ्रेश होल्ड है कि वो कितना होना चाहिए, इसकी पूरी एक लॉ के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। ऐसी कंपनी का जो मेन इसके अंदर पॉइंट ये है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है CFC, जो फॉरेन कंपनी फॉर एग्जाम्पल जो इस केस में भी है, BVI ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में जो रजिस्टर है, तो उसके जो पैसिव इनकम जो होती है वो उसका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होता है, बजाय कि वो मैन्युफैक्चरिंग में या कोई बिजनेस इनकम में हो। फॉर डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट उनको मिलता है उसके ऊपर, प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन्स है, रॉयल्टी, एन्युटी पेमेंट्स हैं, टेक्निकल जो फीस होती हैं सर्विसेज के ऊपर वो है, और इस किस्म की वो चीज़ें हैं। अगर इन सोर्सेज से वो कंपनी पैसा कमा रही है तो वो फिर CFC की डेफिनेशन में आता है। फ़र्क जो इस 2018 का कानून से पहले ये था कि पहले ये होता था कि जो डिविडेंड टैक्स तब होता था जब वो मुनाफा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। अब ये है कि जैसे वो मुनाफा अर्न होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो अर्निंग स्टेज के ऊपर ही उसको टैक्स कर दिया जाता है। तो मकसद इसका FBR का यही था कि जिस हद तक जो कानून के अंदर कुछ अगर पेचीदगियां हैं, उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, उनको बंद करके इस तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, जो मैं सारी ये बात समझ पाया हूं कि देखें, जो पाकिस्तान के अंदर एक जो भी बिजनेसमैन है वो पैसा पाकिस्तान के अंदर से कमा रहा है और सारा उसका बिजनेस यहाँ पे है, लेकिन उसने एक होल्डिंग कंपनी रखी हुई है जहाँ पे वो उसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ उसको टैक्स को अवॉइड करना या टैक्स बचाना। एक्चुअल वो सारा जो सोर्स ऑफ उसका इनकम है, सोर्स ऑफ जो प्रॉफिट है, वो है पाकिस्तान से ही। और क्योंकि उसके लिए जरूरी है, क्योंकि एक अगर आप किसी की अगर लेट्स से ऑफशोर कंपनी नहीं है, एक जो लोकल बिजनेसमैन है उस पर तो जो डिफरेंट टैक्स रिजीम वो लागू हो रहा है, तो एक लिहाज से वो डिस्क्रिमिनेशन होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है इस केस में भी। जो टैक्स लगाया गया है वो जो कंपनी पाकिस्तान में ही काम कर रही है, जिस शख्स की है, वो पाकिस्तानी सब्सिडरी कंपनी ने पाकिस्तान में कारोबार किया, उसके ऊपर जो उसको डिविडेंड हुआ उसके ऊपर उसने 15% टैक्स पे किया, और टैक्स पे करके लीगल तरीके से जो उसकी होल्डिंग कंपनी ऑफशोर कंपनी थी उसको ट्रांसफर कर दिया। नहीं, अगर उसकी ऑफशोर कंपनी ना होती तो यही जो डिविडेंड जो टैक्स बनता है मैक्सिमम कितना होता है? 15% है ना डिविडेंड, आपका 15% डिविडेंड। और अगर एग्जेम्प्ट कंपनी है जिसका डिविडेंड, बहुत ऐसी कंपनी जो नॉर्मल टैक्स रिजीम से एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे IPPs है, और ऐसी कंपनी जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में है, वो बाकी जो टैक्सेस से एग्जाम्प्ट है, तो उनकी जो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है वो FBR ने बढ़ाकर 15 से 25 कर दिया। नॉर्मल जो है वो 15% ही है, लेकिन इसका फायदा ये होता है पाकिस्तान, चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त डॉलर्स है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, तो हुकूमत अब मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश कर रही है कि जो पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाइट हो रही है, जो डॉलर पाकिस्तान से खरीद कर बाहर लेके जाया जा रहा है। अब देखें ना, रुपए में मुनाफा कमाया आपने, रुपए में मुनाफा कमा के आपने डॉलर में उसको कन्वर्ट करके बाहर ले गए, तो आपके कैपिटल आउटफ्लाइट हो रही है। इसको डिस्करेज करने के लिए CFC का जो कॉन्सेप्ट लेके आए कंट्रोल फॉरेन कंपनी का, एक तो उसके ऊपर टैक्स कर दिया उसको, ताकि लोग अपना यहां से डॉलर की फ्लाइट ना हो। चलें, एक्सपर्ट से बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात कर, स्टेप तो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल ये जो सरमायाकार हैं इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद उनका सरमायाकार जो सरमायाकारी है वो महफूज नहीं है, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टनिटी रहती है, उस वजह से भी एक जो सरमायादार है वो प्लान B हमेशा अपना रखता है। इस पर ज़ाहिर है कि माहिरीन की राय भी लेंगे। ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर इकरामुल हक और शबर जैदी ज्वाइन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने, टैक्स अमूर के माहिर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, लेकिन गुफ्तगू का आगाज हम शबर जैदी साहब से करेंगे। चेयरमैन FPR भी रहे हैं। शबर जैदी साहब, दर्जनों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मालिक हैं कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनीज के। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये इन कंपनीज में, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनीज में जो सरमाया है पाकिस्तानियों का, ये कहां से आता है? देखिए, बात मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। पाकिस्तानी जो हैं उनके पास फॉरेन एसेट पाकिस्तान से बाहर रखना 2003 के बाद अलाउड है। तो बेशुमार पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बाहर पैसे कमाए हैं, और पाकिस्तान में अंडर द लॉ 2003 के बाद से पाकिस्तान से बाहर एसेट रखना अलाउड है। पाकिस्तान से बाहर एसेट रखने में कोई इलीगल पाबंदी नहीं है। SRO नंबर 1106 जो स्टेट बैंक का था वो 2003 में रिवोक हो गया था, और उसके बाद से 2003 के बाद से पाकिस्तानी को राइट है कि वो एसेट आउटसाइड पाकिस्तान रख सके। पाकिस्तान के बेशुमार लोग पाकिस्तान से बाहर कारोबार करते हैं, नौकरियां करते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर उनके एसेट्स हैं, उनसे अर्निंग करते हैं। तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में, टैक्स लॉ में पाकिस्तान से बाहर एसेट रखना अलाउड है। इसमें किसी किस्म की कोई इलीगलिटी नहीं है।
अच्छा शब्बर साहब, आपसे ही फरमा रहे हैं कि पैसा बाय रखना कानूनी तौर पर अलाउड है, लेकिन हमारे सामने अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जब से ये बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर भी बना है कि पाकिस्तानीज जो हैं उनकी कंट्रोल फॉरेन कंपनीज हैं और वो पैसा बहुत सारे केसेस में उनको जो डिविडेंड है, इंटरेस्ट इनकम है। आपका सवाल समझ के मैं जवाब देता हूँ। देखिए, आप मुझे जो बात आप कर रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस हुआ है उस बात को सुन के। आप ये कह रहे हो मुझे कि अगर उस पाकिस्तानी ने बाहर पैसा रखा और पाकिस्तान से बाहर रखने के बाद उसे पाकिस्तानी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तो वो जुर्म नहीं चेयरमैन साहब, मैंने बिल्कुल भी जुर्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अभी तो मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई थी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, और अगर उसने पैसा पाकिस्तान से बाहर कर दिया तो उसने यस, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर पैसे कमाए हैं उनको ये राइट है पाकिस्तान में कि वो पाकिस्तानी कंपनियों के शेयर खरीदें, और उन्होंने पाकिस्तानी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और वो शेयर उन्होंने बहुत सी मरतबा यूएई के थ्रू खरीदे हैं, बहुत सी मरतबा उन्होंने बीबीआई के थ्रू खरीदे हैं। ये बिल्कुल लीगल है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी का काम किया है कि वो अपना पैसा पाकिस्तान ले आए। अच्छा, इसी से फॉलो अप में शब्बर साहब आपसे ही कि अगर बिल्कुल ठीक है कानूनी तौर पर जायज है, हम तो इस पे सवाल ही नहीं उठा रहे ना, गैर कानूनी की तो हमने एक दफा भी बात नहीं की। अगर ये सारा ठीक है तो अगर एक एफबीआर कंट्रोल फॉरेन कंपनी को टैक्स करता अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो कानून के अंदर है, और उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए शब्बर साहब सर्कुलर आपने जारी किया था जब आप चेयरमैन थे, तो आपके ख्याल में वो कानून और वो सर्कुलर वो इस चीज का एफबीआर को सही इजाजत देते हैं और एफबीआर जो उसको अप्लाई कर रहा है वो ठीक अप्लाई कर रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, कंट्रोल फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट 2018 में आया था और ये उस वक्त जब आया था जब भी मेरी मर्जी से ही आया था, और जब मैं चेयरमैन एफबीआर था 2019 में तो मैंने एक डिटेल सर्कुलर इशू किया था कंट्रोल फॉरेन कंपनीज का, जो कि 2019 में इशू हुआ था। तो पहली बात तो यह है कि इसमें कोई मॉरल लीगल गलती नहीं है, पाकिस्तानी उस कंपनी को ओन कर सकते हैं। जो मुझे इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर केस की नहीं है, मगर जो आपके अखबार, मैंने एक अखबार में पढ़ा है, वो ये है कि पाकिस्तान जो एफबीआर वो ये कह रहा है कि कंट्रोल फॉरेन कंपनीज जो है अगर वो डिविडेंड पाकिस्तान से ले जा रही हैं तो वो दोबारा टैक्स होंगी। मेरे हिसाब से ये कंट्रोल फॉरेन कंपनीज का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। वो कंट्रोल फॉरेन कंपनीज पे टैक्स नहीं होंगी, क्योंकि कंट्रोल फॉरेन कंपनीज के लॉ में ये देखना पड़ता है कि उस कंपनी ने कितना टैक्स दिया है। इस केस में उस कंपनी ने ऑलरेडी पाकिस्तान में टैक्स दे चुका है, तो वो तो ऑलरेडी इस प्रोविजन से बाहर है। तो ये जो आपकी बात है कि मैंने सबको लाया था और टैक्स दिया है, ये बात सही नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया था, उसको मेरे जाती हिसाब में गलत तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा शब्बर जरी साहब, आप हमारे साथ ही रहे क्योंकि डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल है कि ये जो कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी है, बुनियादी तौर पर आपके ख्याल में इसका क्या मकसद होता है? क्या इसका मकसद टैक्स अवॉइड करना है, या फिर आपको पता है कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है तो उसके अगेंस्ट भी ये जो सरमायाकार हैं अपने आप को आप समझ लें कि एक प्रोटेक्शन के लिए ये काम करते हैं? जी, जो सेक्शन 109A है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 2001 का, वो एक एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है और उसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ऐसी फॉरेन कंट्रोल कंपनी जो बाहर जो है उसकी पैसिव इनकम जो है वो 20% से ज़्यादा हो तो फिर उसको पाकिस्तान में जो टैक्स देना है वो अर्न की बुनियाद पे देना है, रिसीट की बुनियाद पे नहीं देना। बुनियादी तौर पर ये जो है इसको यूं पढ़ना चाहिए कि पाकिस्तानियों को कोई बार नहीं है कि वो बाहर जो है वो अपनी होल्डिंग्स रखें, मगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो वहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि आपका जो भी किसी फॉरेन कंपनी के अंदर आपकी होल्डिंग का जो लेवल है उसको पहले डिटरमिन करना जरूरी है, फिर एट्रीब्यूटेबल इनकम देखनी है। अब एट्रीब्यूटेबल इनकम का फार्मूला भी वहां दिया हुआ है और 2019 का सर्कुलर बहुत वाज़ेह है इसके बारे में। अब जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती है, यानी कॉर्पोरेट वेल तो बाहर कैफ आपने लिफ्ट करनी है ना, और ये कोई पाकिस्तान में मखसूस नहीं है, ये आपको पता होगा OECD में और EEC में इसके बारे में बड़ी बहस हुई है, और ये जो हमारा अपना बेस एरोजन और प्रॉफिट स्प्लिटिंग प्रोजेक्ट है उसका ये नंबर 3 एजेंडा भी है जो पाकिस्तान ने साइन किया, और पाकिस्तान बाउंड था कि वो 2018 में जो ये तरमीम लाई गई है इसलिए नहीं लाई गई थी कि ये बिला वजह थी, बल्कि ये हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी। अब इसके तहत मैं अर्ज कर रहा था कि एक कंट्रोल फॉरेन कंपनी जो है वो जो भी टैक्स बाहर अदा करती है उसके टैक्स क्रेडिट का जिक्र भी इस सेक्शन में मौजूद है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले आप रिसीट की बुनियाद पर पाकिस्तान में टैक्स देते थे और अब आप अर्न की बुनियाद पर टैक्स देते हैं, यानी पहले आप जो
वहां से ले आते थे उसकी बुनियाद पे आपको डिविडेंड के ऊपर 15% टैक्स लगता था। अब आपको वही टैक्स जो है वो आपको वहां पे जो आपने कमाया है उसकी बुनियाद पे कर देना है, और अगर कोई टैक्स पे होगा तो फिर हम उसका फर्क देखते हुए कि वो पाकिस्तानी टैक्स का वहां का क्रेडिट देखते हुए और पाकिस्तानी टैक्स का जो 130 पे 103 में उसका जिक्र है और यहाँ 108 जो है सॉरी 109 डॉक्टर इकराम साहब, अभी आपने शब्बर जैदी साहब को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से पैसा जा रहा है डिविडेंड के तौर पर होल्डिंग कंपनी को अब्रॉड, सीएफसी में वो टैक्स नहीं हो सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी इंटरप्रिटेशन इसी तरह है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी तो कोई बात नहीं कि यहाँ से कोई डिविडेंड पे पैसा जा रहा है। जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि दरअसल वो कह रहे हैं कि अगर आपने वहां के डिविडेंड के ऊपर यहाँ पैसा टैक्स अदा कर दिया है और वो 100% मिसाल के तौर पर वो बिजनेस कर रही कंपनी फिर नहीं है, 10 मिलियन तक है नहीं है, वो बहुत सी एक्सेप्शन उसके अंदर दी हुई है, मगर अगर आपने वहां कोई इनकम बाहर रखी हुई है और वो इनकम आपने पाकिस्तान में रिसीव नहीं की मगर आप उसको कमा चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर आपको, अगर आप किसी फॉरेन कंट्रोल कंपनी में अगर आपकी बेनिफिशियल ओनरशिप है, चाहे वो बीवीआई में है या किसी और जगह पे है, तो फिर आपको पाकिस्तान में टैक्स अदा करना है। ये नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान से बाहर कोई डिविडेंड जा रहा है, बल्कि ये तो उलट सूरत हाल है जहां बाहर का डिविडेंड जो है वो चूंकि आप वहां नहीं दिखा रहे हैं और आप पैसिव इनकम जो मैंने अर्ज किया था कि 20% की हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिर हमें एट्रीब्यूटेबल इनकम के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स देना होगा और रेट भी उसी जी शब्बर साहब फरमाइए, आप फरमाइए। जी शब्बर साहब सही करें, ये बाहर का डिविडेंड की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से डिविडेंड उस कंपनी को मिल रहा है और उस डिविडेंड पे पाकिस्तान का टैक्स पे हो चुका है, वो दोबारा नहीं हो सकता। लॉ बड़ा क्लियर है, सेक्शन 1092B बड़ा क्लियर लिखता है कि टैक्स इज पेड जो उसने किया हुआ है, जो पाकिस्तान से डिविडेंड जा रहा है उस पे जो टैक्स पे हो चुका है वो बाहर का डिविडेंड नहीं है, वो सीएफसी कंपनी का डिविडेंड है जिसमें वो टैक्स पे कर चुका है। अब वो उस पर दोबारा टैक्स नहीं पे करेगा। सेक्शन 109(2)B इस बारे में बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेसिकली। अच्छा वैसे डॉक्टर इकराम साहब ये बेसिक जी जी मैं अर्ज करूं, वो पाकिस्तान में टैक्स पेयर है, ने टैक्स दे दिया है उसकी एट्रीब्यूटेबल इनकम के मुताबिक, तो क्रेडिट के अंदर वैसे ही उन्होंने कह दिया है कि अगर आप यहाँ सीएफसी का टैक्स अदा कर देते हैं तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल तो वहीं पैदा होता है जहां वहां टैक्स आपने अभी अर्न ही नहीं की, अभी इनकम अर्न की है आपने रिसीव नहीं की, तो उस बुनियाद के ऊपर 109(a) का तलाक होता है। और ये बात ठीक है कि डबल टैक्सेशन का इसमें जो कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्लैरिफाई दोबारा कर दूं, इकराम साहब ये कह रहे हैं कि मैंने सीएफसी बनाई और मैंने जाके जर्मनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो जर्मनी का टैक्स अगर वो है तो वो टैक्स जो है उसके मैं सीएफसी दूंगा। मगर इस केस से जो हम केस बात कर रहे हैं, जो आपके अखबार में रिपोर्ट हुई है, वो कंपनियां वो हैं जिनमें पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, उनकी सीएफसी कंपनियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, तो उसका क्रेडिट मुझे देना है। ये हो नहीं सकता कि आपका क्रेडिट नहीं दें, ये मसला है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे एक शब्बर साहब, अगर वो पाकिस्तानी रेजिडेंट पाकिस्तानी है और उसकी सब्सिडी भी वो रेजिडेंट पाकिस्तानी की है और जो ऑफशोर उसकी है वो भी रेजिडेंट पाकिस्तानी की है, तो अगर उसने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान कर दिया तो क्या ये एक काइंड ऑफ एग्जम्पशन है कि पाकिस्तान में उसने इन्वेस्ट कर दिया इसलिए फिर उसके ऊपर 15%? नहीं, ये बात नहीं है, बात समझाता हूं मैं। लॉ ये कहता है, सीएफसी का लॉ बड़ा सीएफसी का लॉ ये होता है, सीएफसी के लॉ को पहले समझे। सीएफसी का लॉ ये है कि बिल्कुल सही इकराम भाई ने बात की, ये जो लॉ है ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से निकला है। इसका मतलब है कि अपनी कंपनी को जाके वहां लोकेट कर दें, यहाँ पे टैक्स नहीं है, मगर वो कंपनी का अभी इनकम जो आएगा अगर वो टैक्स हो चुका है तो उसकी सेक्शन में रिबेट दी हुई है। आपका पाकिस्तान टैक्स 60,000 टैक्स हमने दे दिया है, तो वो सीएफसी के गेटवे से अंदर होता ही नहीं है। तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देगा तो उस पर सीएफसी लगता ही इसलिए नहीं लगता कि वो ऑलरेडी वो कंपनी जो बीवीआई वाली कंपनी है वो पाकिस्तान पे अपनी इनकम में टैक्स दे रही है। लेकिन वो शब्बर साहब, फॉर वन क्लैरिफिकेशन 30 सेकंड में, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। पैसा यहां से पाकिस्तान चला गया सब्सिडी से होल्डिंग में, अब जो होल्डिंग के अंदर पैसा पड़ा हुआ है विदाउट गोइंग इनटू द स्पेसिफिक्स, वो सीएफसी इसलिए नहीं बनता ना सर, क्योंकि वो सीएफसी के लॉ में लिखा हुआ है कि अगर सीएफसी 60% टैक्स दे चुकी है तो 60% तो दे चुकी है ना, सीएफसी दे चुकी है, तो थोड़ी दिया है, सीएफसी ने टैक्स दिया है, जो पाकिस्तान ने टैक्स दिया है तो सीएफसी ने टैक्स दिया है, तो उसको आप क्रेडिट देना पड़ेगा। ये आप नहीं हो सकता आप क्रेडिट नहीं दें। और उसमें अगर
होल्डिंग कंपनी ने ऑफशोर में जीरो टैक्स पे किया, उस केस में क्या होगा? नहीं, जीरो टैक्स अगर पाकिस्तान से इन्वेस्ट करेगा तो जीरो टैक्स नहीं हो सकता ना, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी, चाहे बीवीआई हो, उसको 15% देना पड़ता है, लॉ में रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान का डिविडेंड जब बीवीआई जाता है तो बीवीआई कंपनी के हाथ में 15% टैक्स हो जाता है। ये समझे ना बात, यही बात नहीं समझी जा रही है। चलो यहाँ पे मेरे ख्याल होल्डिंग कंपनी का टैक्स है। शबर साहब और डॉक्टर इकराम साहब, आप हमारे साथ रहे। यहाँ पे हमने एक ब्रेक ले और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है इस मौजू पे जारी रहेगी। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शब्बर जैदी और डॉक्टर इकरामुल हक मौजूद हैं और हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानियों के ऑफशोर कंपनीज हैं और उन पर जो वो मुनाफा कमाते हैं उस पर क्या टैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे इस सेगमेंट का मैं आगाज करूंगा। यूजली जो एक पाकिस्तानी है, अगर उसकी फॉरेन इनकम है तो उस पर मैक्सिमम 35% टैक्स है, कंसिडरिंग कि अगर उसकी कोई CFC नहीं है। लेकिन अगर वाकई उसकी अगर CFC है तो वो जो टैक्स रेट है वो फिर 15% हो जाता है। तो आपके ख्याल में ये हम खुद ही इनकरेज नहीं कर रहे पाकिस्तानीज को कि वो पैसा सरमाया यहाँ से बाहर लेकर के जाएं और इंस्टेड ऑफ के वो पाकिस्तान में ही उसको रहने दें? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ऐसे? जी, मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में जो लॉ है वो बहुत वाज़ेह है कि दरअसल ये एक एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर एट्रीब्यूटेबल इनकम को अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी टैक्स से कंपेयर करेंगे और फिर अगर वो जो कंपनी है जिसने पाकिस्तान की जो यहाँ रेजिडेंट चाहे वो अगर एक से ज़्यादा है तो फिर आपने देखा कि उसकी लिमिट 50% या वोटिंग राइट्स है और दूसरे केस में 40% है, तो फिर उनको उस जो वहाँ पे इनकम अर्न की गई है उसके मुताबिक जो है वो टैक्स देना है 15%। तो ये दरअसल कहा यह जा रहा है कि वहाँ ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे कोई वो देनी चाहिए। तो ये एट्रीब्यूटेबल, आपकी तरफ आते डॉक्टर इकराम कंप्लीट कर लें जरा। जी डॉक्टर साहब। तो ये एट्रीब्यूटेबल इनकम पे टैक्स है और इसका मकसद यही है कि दरअसल वो जो प्रॉफिट वहां से उसने यहाँ पाकिस्तान में अर्न किया है उसके ऊपर वो टैक्स अदा कर दे, रसीद की बुनियाद पे नहीं, और बाद में जब रिसीव करे तो फिर आप उसको ड्यू क्रेडिट दे दें। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है कि कोई इनकरेज करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बेनिफिशियल ओनर्स जो है उनको अपनी जो होल्डिंग है बाहर जिसमें वो बेनिफिशियल ओनर है, चाहे वो BVI में है चाहे वो किसी और जगह पे है, उनको दरअसल पाकिस्तान में इसको डिक्लेयर करना है और उस पर अपना जो टैक्स बनता है उसको अदा करना है। ये इसका सादा सा मफहूम है मेरी नजर में। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई। शबर साहब, इसका जवाब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरी शबाज साहब, मेरा ख्याल है आपका सवाल विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सवाल गलत है आपका, क्योंकि जो CFC लगता है वो लगता है पैसिव इनकम पर, और पैसिव इनकम पर स्थिति में कहीं भी रेट 15 से ज्यादा नहीं होता। आप जो 35 की बात कर रहे हैं, अगर 35% में बाहर एक्टिव इनकम में कमाऊंगा, हमेशा पाकिस्तान में भी जो पैसिव इनकम है उसका रेट 15% है, पाकिस्तान में भी डिविडेंड का रेट 15% है। तो लेकिन अगर ठीक है शबर साहब, मैं जर्मनी से, मेरी जर्मनी की आपने मिसाल दी, जर्मनी में मैं इंडिविजुअल हूं, मैं कंपनी नहीं हूं, जर्मनी में मेरी कोई अगर इनकम है फॉरेन इनकम और वहां मैं चलो ना अगर जर्सी में मेरी एक्टिव इनकम है तो वो जीरो होगी ना जी। मेरा पॉइंट है कि पाकिस्तान के लॉ में एक्टिव इनकम का रेट 35 है, पैसिव इनकम रेट 15 ही है। जी बिल्कुल ठीक है, डिविडेंड 15 और 25 हो गया कुछ कंपनीज के। अच्छा अब नहीं, सुन ले मेरी बात, सुन ले। CFC लगता ही इसलिए पैसिव इनकम के ऊपर है। जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये बात क्लियर है जी कि पैसिव इनकम के ऊपर वो डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम है। शबर साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने जो रेट की बात की ठीक नहीं है मेरा, मैं जी ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब जो आज की बात करते हैं। फिर एक बात सुन लो, आप कहीं पे टैक्स हेवन में पैसिव इनकम कमा ही नहीं सकते। BVI में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, वहाँ होती पैसिव इनकम है हमेशा। यही तो शहबाज अदी साहब सारा पॉइंट है कि BVI में वो जो पैसे, मेरी बात सुनो ना, पूरी बात सुनते नहीं हो। BVI से पैसा आगे जाता है और वो टैक्स होके आता है, आप लोग समझ नहीं रहे। BVI कभी अपने पैसा BVI रुकता नहीं है, जो पैसा BVI जाएगा तो जर्मनी जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, अमेरिका जाएगा, वहां से आगे जाएगा और डिविडेंड पे टैक्स देकर आएगा। ये आप लोगों का गलत फहमी है कि BVI अब्यूज होती है। अच्छा, इस पे शबरदस्त साहब हमारा अपना इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है, ये बिटवीन द टैक्स कंसल्टेंट्स एंड द FBR है। मुझे एक सवाल करने की इजाजत है, आप ही से मैं पूछ रहा हूं
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारे इस पर कोई पोजीशन नहीं है। एफबीआर ने ऑर्डर पास किया है, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप लोगों ने डिसाइड करना है। सवाल मेरा आपसे ये है, अगर मेरा सवाल सिर्फ सुन लें जैदी साहब, सवाल सुन लीजिए। आज की बात करते हैं। आप लोगों ने पिछले 2-3 साल में काफी कोशिश की है कि जो मिस यूज हो रहा था हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजीम का और फॉरेन एक्सचेंज रिजीम का, उसको कम किया जाए। तो आज भी क्या आप समझते हैं कि पैसा आज भी ट्रांसफर हो रहा है? एक जो वालिद है वो अपने बेटे को गिफ्ट करता है, वो बेटा मार्केट से डॉलर खरीदता है, वो टैक्स फाइलर है, डिपॉजिट करता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा बाहर जा रहा है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए राना साहब, पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने इसको रोका है। और अगर आप 16 दिसंबर 2021 का सर्कुलर पढ़ लें, अब पाकिस्तान में $1 से ज्यादा कोई गाय नहीं दे सकता। इसलिए अब वो जो गलका फैला हुआ था वो मैंने रोक दिया है, वो मैंने ही रोका है। मेरा मकसद है मगर जो पैसे पहले बाहर जा चुके हैं उन पैसों को हमें। अच्छा, थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन दे दें, ये जो 16 दिसंबर वाला सर्कुलर गालिबन स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं, ये फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है या सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए है? ये नहीं, हर एक के लिए। अब आप अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट को फीड नहीं कर सकते बाय परचेजिंग डॉलर मोर देन $1 लाख पर ईयर। जी ठीक है, चले अब आप कोई आदमी अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट को डॉलर फीड नहीं कर सकता $1 से ज्यादा। ये 16 दिसंबर 2021 को इशू है। देखो शहबाज जी, सारी चीज मैंने ही बंद कराई है। मगर मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में हमें आइन का एहतराम करना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। यहाँ पर हमने पहले पैसे लोगों को बाहर रखने हैं, क्या ले जाने की इजाजत दी है? अगर उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसको सही परस्पेक्टिव में देते हैं, और कोई बात नहीं है। शबर साहब, हमारे पास वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आखिरी सवाल मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब से करना चाहूंगा। लार्जर क्वेश्चन है ओवरऑल, ऑफ कोर्स जिसका जितना टैक्स बनता है उसको देना चाहिए। क्या ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि हमारे यहाँ ये जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, वो लोकल हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो हमारी मुआशी पॉलिसी हो या हमारा जो पॉलिटिकल हो या जो हमारी हुकूमतें हो, उन पर इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हर जो सरमायाकार अगर करोड़ों अरबों की वो सरमायाकारी कर रहा है तो अपना प्लान बी जरूर रखता है, इसीलिए वो ऑफशोर कंपनियां बनाता है। तो इन कंसर्न्स को भी हमें एड्रेस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ऑफशोर कंपनी बजाते ही जो है रखना कोई जुर्म नहीं है, मगर ये देखना चाहिए कि ऑफशोर कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है क्या वो बोनाफाइडी है या नहीं है। असल सवाल वही है कि जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं इन कंपनियों के, उनके नाम हमारे सामने आने चाहिए और हर हाल में आने चाहिए। अब ये लॉ भी बन चुका है पूरी दुनिया में, इसके ऊपर बिल्कुल कंसेंसस पाया जाता है कि कोई भी बेनिफिशियल ओनर जो है उसको अपना डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है। मेरा जो इस प्रोग्राम में आपकी तरफ जो इशारा है वो यही है कि पाकिस्तानियों ने बहुत सी जो कंपनियां हैं वो बीवीआई में बनाई, मगर हमने बीवीआई के साथ कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं किया, जबकि इंडिया ने 2011 में उनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट किया और उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की। हमें पता है कि अब ज्यादातर पाकिस्तान से जो इन्वेस्टमेंट है वो बीवीआई में गई है और वहां से फिर वो चैनल से जहां जहां भी प्रॉपर्टियां खरीदी गई हम सबको पता है, और उससे क्या क्या पाकिस्तान की जो सियासी लोग भी हैं उसमें बिजनेसमैन भी है, सब ने क्या क्या किया है। तो पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि बीवीआई के साथ हमें खास तौर पर बायलैटरल एग्रीमेंट करना चाहिए। और जैसे आपने देखा कि स्विट्जरलैंड से भी अभी तक हम इस तरह की इंफॉर्मेशन का तबादला नहीं कर सके हैं, तो ये दो सेंटर्स बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए और इन दोनों से मेरा ये ख्याल है कि बायलैटरल एग्रीमेंट के बगैर हम वो इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकेंगे जो 109A या दूसरे जो मुख्तलिफ एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, और शबर जैदी साहब का भी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे सऊदी आर्मी चीफ का भारत का तारीखी दौरा। ब्रेक के बाद जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते एक और अहम डेवलपमेंट हुई हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, और वहां पर दौरा किया सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने। ये दौरा क्यों अहम था और तारीखी था? क्योंकि ये किसी भी सऊदी आर्मी चीफ का भारत का ये पहला दौरा था, इसलिए इसे तारीखी करार दिया जा रहा है। और अगर आपको याद पड़ता हो तो दिसंबर 2020 में जो भारतीय आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी पहला दौरा किया सऊदी अरब का, और ये जो कुर्बतें हैं
सऊदी अरब और भारत के दरमियान ये चंद सालों से इनके दरमियान बढ़ रही हैं। और इस दौरे के अंदर जो जाहिर है कि जो मीटिंग्स हुई वहाँ पे सऊदी आर्मी चीफ की जो उनके काउंटर पार्ट हैं भारत के और बाकी हुकाम से, जो इसके अंदर और जो एक सिग्निफिकेंट पहलू था वो ये था कि जो उनकी भारतीय आर्मी चीफ के साथ मीटिंग हुई, जिस जगह पे वो मीटिंग हुई तो उसके बैकड्रॉप में आप देख भी सकते हैं वहाँ पर वो तस्वीर आवेज़ा है जो ढाका फॉल से मुताल्लिक है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए वो कोई खुशगवार यादें नहीं है। और इसमें जो एक और अहम पहलू था, चले वो भारतीय मीडिया ने उस तस्वीर को तो ज़रूर हाईलाइट किया, लेकिन जो सऊदी मीडिया है, जो स्टेट रन मीडिया है, उन्होंने भी उस तस्वीर को इस्तेमाल किया, जिससे जाहिर है कि कई सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो क्या सऊदी अरब के आर्मी चीफ को और सऊदी हुकाम को पाकिस्तान की सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं था? ये वो सवालात हैं जिससे यकीनन हमें मेरे ख्याल में कंसर्न होना चाहिए। लेकिन शहबाज से एक चीज़ ये भी होती है कि वो कहते हैं ना कि अपने मरे से बाद जन्नत नहीं मिलती, क्योंकि हम जो हमें एक वेकअप कॉल भी है कि हमें समझ लेना चाहिए कि जो हम उम्मा या इस तरह की जो बातें करते थे वो एक बातों की हद तक तो बड़ी अच्छी लगता है, लेकिन अब हर जो मुल्क है वो अपने मफादात को सामने रखता है। भारत आपको पता है कि और उनके ताल्लुकात जो सऊदी अरब के साथ हैं वो गुज़श्ता कई सालों से बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, एंड आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि हो सकता है कि शायद हमें इससे अकल आ जाए कि देखो भाई हम दूसरों पे तकिया करते हैं, अब उस पे तकिया करना हमने छोड़ देना है, हमने जो भी एफर्ट करनी है खुद करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे हुक्मरानों ने कुछ सबक सीखा है। जिस तरीके से सऊदी अरब ने पाकिस्तान में जो उनके फॉरेन डिपॉजिट्स थे, उन्होंने $3 अरब पाकिस्तान को दिया जब पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार में, उसके बाद और जिस तरीके से फिर सऊदी अरब ने उसको विड्रॉ किया प्रीमेच्योरली, उसके बाद चंद माह पहले हम दोबारा सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से फिर हमने $3 अरब मांगे, और इस दफ़ा सऊदी अरब ने जिन शराइत के ऊपर वो $3 अरब पाकिस्तान को दोबारा दिए, हमने इसी प्रोग्राम से वो तमाम शराइत अपने नाज़रीन को बताई थी। और जब मैं वो डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि सऊदी अरब की तरफ से शर्त है या किसी और मुल्क की तरफ से शर्त है। तो सऊदी अरब ने तो जो करना था करना वो कर रहा है एज अ सॉवरेन कंट्री। उसका पास पूरा राइट है कि वो किन शराइत के ऊपर किसी मुल्क को कर्जा देता है, वो किस मुल्क के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के मामलात को आगे बढ़ाता है। इस पे तो हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे एंड के ऊपर है, हमने कोई सबक नहीं सीखा जो आप बात कर रहे हैं। मैं टोटली से डिसएग्री करता हूं। हमारे हुक्मरानों का आज भी वही रवैया है। हमने उन शराइत के ऊपर दस्तखत किए कि 72 घंटे में सऊदी अरब पैसे वापस ले सकता है। और ना सिर्फ वो, अभी जब प्राइम मिनिस्टर चीन गए हैं और चीन फिर हम आगे कशकोर लेके चले गए। हालांकि मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि एक अहम वफाकी वजीर जो इस दौरे में साथ थे, उन्होंने एडवाइस किया था हुकूमती मेंबरान को कि आप चीन से जाके कर्ज मत मांगे, आप उनसे तजारत की बात करें, आप उनसे सरमायाकारी की बात करें। तो पाकिस्तान अपने जो हमारी हुकूमत है, फॉरेन ऑफिस है, कोई सबक नहीं सीख रहा। हम आज भी वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। कहा ना कि हमें हमारे लिए वेकअप कॉल है, हमें सबक सीखना चाहिए। ये नहीं कहा कि सबक सीखा है, लेकिन इसमें कसूर ना तो सऊदी अरब का कसूर है, बिल्कुल नहीं है, ना चीन का कसूर है। देखें, जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई, जिस जेनरस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, सऊदी अरब ने भी, यूएई ने भी आपको एक बेल आउट पैकेज दिया, वो अलग बात है कि उसका हमने उस तरीके से फायदा नहीं उठाया। और उसके बाद जाहिर है कि कहते हैं ना कि दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता, हमारी तरफ से भी कोई कमिटमेंट्स थी, लेकिन वो कमिटमेंट्स करने के बाद जब आप पूरी ना करें तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि जब उन्होंने आपको पहचान लिया कि अब आप मुश्किल में हैं, तो इसीलिए उन्होंने वो सख्त शराइत रखी हैं। और अब तो ये आलम है कि वही तो मैं कह रहा हूं कि इतनी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ताल्लुकात हमारे हसास नौइयत के हैं, पब्लिकली इस पर कोई इजहार नहीं कर रहा। जो मेरी जो पाकिस्तानी हुकाम से, मुतलका हुकाम से बात हुई है, जाहिर है कि वो ज़रूर इस हवाले से कंसर्न है, लेकिन पब्लिकली कुछ कह नहीं सकते। और मुतात अंदाज से वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि इसके ऊपर अभी काम हो रहा है कि हम खामोशी के साथ कम अज़ कम अपने जो कंसर्न्स हैं वो सऊदी अरेबिया तक पहुंचाएं कि ये जो तस्वीर वाला मामला है कि एटलीस्ट ये सेंसिटिविटीज का तो ख्याल रखें। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो इस किस्म की चीजें फॉरेन पॉलिसी है वो सिंबॉलिक चीजों पे आके रुक जाती है। आपने भी बताया सिंबलिज्म मैटर करती है ना, मैटर करती है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसका खजाना खाली पड़ा हुआ हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी ना हो, जो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स करके पीछे हट जाए, जिसके दोस्त उससे नाराज, उसके दुश्मनों से उससे नाराज होना ही है, तो वो ऐसी चीजों पे आके रुक जाए। दिसंबर 2020 में आपने फरमाया कि इंडियन आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, उस वक्त हमने प्रोग्राम में इसको डिस्कस भी किया था। हमारे वजारती खारजा ने या पाकिस्तान एज अ कंट्री
क्या फिर उसके बाद सऊदी अरब से टेकअप किया कि ये जो उन दोनों ममालिक के दरमियान सऊदी अरब का डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान का, हम दोस्ती का हमारा, हम एक दूसरे को भाई कहते हैं, वो उस मुल्क वो दोबारा इंडिया की तरफ वो जाना शुरू हो गया, तो किस वजह से हुआ? क्या हमने उन चीजों को रेक्टिफाई किया? अगर हमने रेक्टिफाई किया सबसे बड़ा नहीं रेक्टिफाई ना हो, लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है देखें वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आपने कहा कि ज़ाहिर है कि सऊदी अरब और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं बड़े बिरादराना हैं, लेकिन 2019 फरवरी में आपको याद हो पुलवामा हमले के फौरन बाद जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान के दौरे पर आए और यहीं से वो भारत के दौरे पर भी गए और उस दौरे में उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा। और आपको पता है कि उसके बाद सऊदी अरब ने उनको जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा एजाज़ है उससे भी उन्होंने नवाजा। और यही वजह है कि 5 अगस्त 2019 का जो कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की भारत ने, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि OIC का एक खसूसी इजलास वज़राए ख़ारजा की सतह पर पाकिस्तान के अंदर बुलाया जाए। ना तो सऊदी अरब ने और ना ही UAE ने उसके हवाले से सपोर्ट किया। और उसकी बहुत बड़ी वजह आपको बताया कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। सऊदी अरब जो है वो $100 बिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसी हफ्ते इवन के UAE और भारत के दरमियान एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का अग्रीमेंट हुई है जिसमें जो उनका मौजूदा जो नॉन ऑयल यानी तेल तो ज़ाहिर है कि इंपोर्ट करता ही है भारत UAE और सऊदी अरब से, वो तो नेचुरल है कि बिल है, जो 40 बिलियन की नॉन ऑयल जो इनके दरमियान बाहमी तिजारत है $40 बिलियन की है। अगले 5 साल में उनका हदफ है कि इसको $100 बिलियन तक लेके जाए। और हमारा क्या है, क्या पाकिस्तान और UAE की ट्रेड क्या इस तरह का कोई हम अरेंज कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब ऐसे कोई इंटरेस्ट हम $20 अरब की सरमायाकारी अनाउंस की थी सऊदी अरब ने $20 अरब की, यस, 3 साल पहले। कितने बिलियन डॉलर्स आए अब तक हमें तो नहीं पता। एक ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब ने लगानी थी, उससे पहले UAE ने पाकिस्तान में लगानी थी, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई हमें नहीं पता। तो जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं जब वो गैर मुल्की दौरे पे जाते हैं, उनका कोर ऑब्जेक्टिव हो कि उन्होंने वहां से डॉलर्स उधार लेके वापस आना है, तो फिर आपके दरमियान तजारत नहीं रहती और आप उस स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हो जहां पे आज पाकिस्तान है। आपकी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो रही है, आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आप सरेंडर कर चुके हो। हम $100 मिलियन के, मैंने ऐसे एग्रीमेंट्स पढ़े हुए हैं जो वर्ल्ड बैंक और ADB के हैं और जिसका शोर भी नहीं पड़ता। शोर तो सारे जाके पड़ता है IMF के मुआहिदों के ऊपर। वर्ल्ड बैंक और ADB से कर्जे लेने के लिए जो कुछ पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है उसकी तफसीलात अगर हमारे प्रोग्राम में लेके आना शुरू हो जाए तो लोगों को पता चल जाए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कितना सरेंडर कर। मुझे सर 30 सेकंड में एक चीज बता दें, टाइम खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के लिए इस दौरे से क्या क्या पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए और क्या हमें मैसेज मिलता है? देखिए, मैसेज बड़ा क्लियर है पाकिस्तान के लिए कि ये कश्मीर का मामला हो या जो बाकी मामलात हों, जैसे मैंने पहले कहा, कहते हैं ना कि अपने मरे से बाद जन्नत नहीं मिलती। अगर हमारा ख्याल है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं या बाकी दुनिया हमारी मदद करेगी तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं। हमें अपनी मदद आप करनी है। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान इससे सबक सीखे। सम टाइम इसमें अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको एक किक जो चाहिए, कि आपको नजर आ रहा है जब अब आपके जो करीबी दोस्त भी हैं वो भी भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, आपकी सेंसिटिविटीज का ख्याल नहीं रख रहे, तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। एक अनपॉपुलर सी बात है, फिर लोग हम पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आज अगर हम सेल्फ रिलायंट होते तो फिर हम भी देखते कि हम अगर जो बाकी हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी जो सेंसिटिविटीज हैं अगर उनको उस तरह से ना उसका ख्याल रखते तो उनके पास भी इतने ऑप्शंस ना होते, क्योंकि हमने उन्हीं दोस्तों के पास दोबारा जाना होता है, उनसे मदद लेनी होती है। तो जाहिर है कि फिर वो अपनी बात तो बनवाएंगे। लेट्स होप कि हमें ये जो इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, इससे हम सबक सीखें और अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करें। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।